गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने जो है मोल कॉन्सेप्ट कुछ बेसिक चीज़ें पढ़े थे, जैसे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। थोड़ा सा हम इसको रिलेट करते हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन में ये पूछा जाए कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है तो आप क्या बताएंगे? 16U बताएंगे। अगर इसका पूछा जाए रिलेटिव एटॉमिक मास तो आप 16 केवल बताएंगे, यू नहीं लिखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए मोलर मास क्या है तो 16 ग्राम बताएंगे। ये चीज़ें हैं। तो ये क्या है? ये आपका एटॉमिक मास है। ये क्या है? ये रिलेटिव है एटॉमिक मास है। और ये आप देख रहे हैं ये मोलर मास है। ठीक, तो एटॉमिक मास में यू होता है, रिलेटिव में यू नहीं होता है, मतलब ये यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। और मोलर मास आप देखिए 16 ग्राम है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। सिमिलरली एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे वाटर है, तो यहाँ ये एटॉमिक, ये एटम था, ये मॉलिक्यूल है, तो इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। डायरेक्ट आप जान रहे होंगे ये 18, हम यहाँ यू लिखेंगे। आपको बताया भी गया था कि AMU की जगह पे इस समय यू लिखा जाता है, चाहे आप एटॉमिक मास लिखेंगे चाहे मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा वो आपका होगा 18, सिर्फ 18, यू नहीं होगा, ये याद रखिएगा। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है और ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। और इसके बाद इसका मोलर मास, तो ये 18 ग्राम होगा, तो ये मोलर मास है। मोलर मास, मोलर मास आप जानते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसी का नाम क्या होता है? मोलर मास होता है। तो ये 18 ग्राम है। इसकी यूनिट याद रखिएगा, ग्राम मोल इनवर्स होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ों को पढ़े थे। आज हम थोड़ा सा इसी से रिलेटेड एक अगला टर्म पढ़ाने जा रहे हैं। ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होता है ये देखते हैं। तो इसमें जो है, जो भी हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं या एटॉमिक मास निकालते हैं, तो जब उसे हम ग्राम में रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो उसका नाम क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे अभी आपने देखा था वाटर के बारे में, इसका मोलर मास क्या है? 18 ग्राम है। तो ये 18 ग्राम जो है, इसको हम मॉलिक्यूलर मास, इसको हम ये ग्राम में रिप्रेजेंट करने की वजह से इसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं या एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी का नाम ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। या जब हम एटम को, एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। तो ये सिंपली बहुत आसान है। तो ये दोनों टर्म के लिए जो आप ये यूज टर्म कर रहे हैं वो मोलर मास के इक्वल होता है, मोलर मास के इक्वल होता है। तो जब हम क्या करते हैं, मोलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका दूसरा नाम क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास करते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, एग्जांपल अगर हम आपसे पूछें
कि ये H2SO4 है, H2SO4 का मोलर मास क्या होगा। तो H2SO4 का मोलर मास याद रखिएगा 98 ग्राम होता है। 98 ग्राम मोल इनवर्स होता है, ये इसकी यूनिट है। ये मोलर मास है, मोलर मास है। और ये किस में डिपेंड किया जा रहा है? ग्राम में। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 अगर पूछा जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो आप क्या बताएंगे? 98 ग्राम। बहुत आसान है। जैसे आप सल्फ़र है, सल्फ़र का अगर हम ग्राम एटॉमिक मास आपसे पूछते हैं तो क्या होगा? 16 ग्राम। तो ये क्या है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र है। और ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र जो है वो मोलर मास ऑफ सल्फ़र की इक्वल है। तो मोलर मास ऑफ सल्फ़र एटम, तो मोलर मास ऑफ सल्फ़र एटम का जो मास होता है वो 16 ग्राम होता है, और वही क्या है? ग्राम एटॉमिक मास भी है। तो ये ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बहुत आसान है। बस आप इतना समझिए कि जो मोलर मास है उसी का नाम आप ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं। एक वर्ड आता है नंबर ऑफ ग्राम एटम आर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल आर नंबर ऑफ ग्राम आयन। तो ये जब भी कहीं होगा नंबर वर्ड आ गया और ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, तो ये याद रखिएगा ये मोल के लिए होता है, ये नंबर ऑफ मोल होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर लिखा है 5 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो इसका मतलब क्या है? ये जो ग्राम एटम है ये मोल के लिए है, तो ये 5 मोल दे रहा है, 5 मोल ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम। इमेजिन करिए अगर एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे हमने दे दिया 18 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ 18 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये आप देखिए यहाँ ग्राम मॉलिक्यूल आ गया, इसके मतलब क्या है? 18 मोल ऑफ वाटर है। तो ये कभी कभी ये टर्म ऐसे लिखे होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा जब भी ग्राम आयन है या ग्राम मॉलिक्यूल है या ग्राम एटम है तो आप उसे मोल का टर्म समझेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ 5 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, और एक एग्जाम्पल ये है 5 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। देखिए ये ग्राम एटम है, इसका मतलब ये क्या है? ये 5 मोल है, और ये ग्राम ऑफ एटम है, तो इसको आप मोल बनाएंगे गिवन वेट और डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास। तो मोलर मास इसका 23 होता है, तो ये मोल आएगा।
तो ये दोनों में फ़र्क है। ग्राम एटम होगा तो डायरेक्ट याद रखिएगा मोल है, और ग्राम ऑफ सोडियम एटम है तो आप इसके एटम होगा तो एटॉमिक वेट से, और मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, और ये इसका यूज कभी कभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता रहता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। अब एक बात आ रही है, मोल आ रहा है, तो मोल क्या है ये देखते हैं। तो मोल क्या है, एक नंबर है। मोल क्या है, इट इज ए नंबर, इट इज ए नंबर, एक नंबर है। और ये 1 मोल में जो नंबर होते हैं, 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, ये नंबर होता है। जैसे आप 1 डज़न की बात करते हैं तो 12 नंबर होते हैं, वैसे 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, इतने नंबर होते हैं। और इसी का नाम एवोगैड्रो नंबर दिया जाता है, इसे स्पेशल नाम दिया गया है एवोगैड्रो नंबर, Na, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल क्या है, एक नंबर है, और कितने नंबर का कलेक्शन है, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर के कलेक्शन का नाम 1 मोल दिया गया है। लेकिन इसे कार्बन 12 के रेफरेंस में भी जो है बनाया गया है। तो 1 मोल को दूसरे फॉर्म में भी बोलते हैं कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर होते हैं उसी का नाम क्या होता है, 1 मोल होता है। तो इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, 1 मोल इज दैट नंबर, 1 मोल इज दैट नंबर which is which contain as many entities many entities में आप एटम भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, आप आयंस लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, as many entities which is present in 12 gram of carbon 12 आइसोटोप। तो बहुत आसान, एक बार फिर से 1 मोल क्या है, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर होते हैं उस नंबर का नाम 1 मोल होता है। तो ये 1 मोल की डिफिनीशन है। अब यहाँ से हम कुछ फार्मूलों की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा हमारे पास अगर एवोगैड्रो नंबर है तो ये क्या है, 1 मोल है। एवोगैड्रो नंबर है तो 1 मोल है। तो अगर हमारे पास Na एटम है मान लो, अगर 1 एटम है तो क्या होगा, 1/Na होगा। इसका मतलब अगर n गिवन है, n एटम है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, n/Na। तो Na एटम में 1 मोल है, तो 1 एटम में कितने मोल होंगे, ये मोल होंगे। तो n एटम में कितने मोल आएंगे, ये मोल आएंगे। तो आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। तो मोल का पहला फार्मूला जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है n/Na।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। तो ये तो था पहला फार्मूला मोल से रिलेटेड। दूसरा फार्मूला, अभी आपने देखा था मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है बच्चों? मोलर मास आप जानते हैं, एक मोल सब्सटेंस का जो भी मास होता है उसी का नाम मोलर मास होता है। तो जो मोलर मास है, ये मोलर मास है, ये मोलर मास है। और मोलर मास है, ये जो मोलर मास है वो किसके इक्वल होता है? 1 मोल के है। तो 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसी का नाम क्या है? मोलर मास है। तो अगर यूनिट मोलर मास की बात हम कर रहे हैं तो उसमें कितने मोल होंगे? 1/m, मतलब मोलर मास। और अगर हमने क्या किया, ये m जो है, m मास का कोई एटम है, तो फिर इसमें कितने मोल होंगे? तो m/m। तो देखिए मोलर मास इक्वल टू 1 मोल, तो यूनिट मोलर मास इतने मोल। तो m मास अगर दिया गया है किसी सब्सटेंस का, तो उसमें कितने मोल होंगे? तो m/, मोलर मास, तो ये भी इतने मोल आएंगे। तो एक फार्मूला और आपका मोल का आ गया, मोल इक्वल टू गिवन मास और डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो ये 2 फार्मूले आपको मिल गए, पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला। और देखिए आपको रटना नहीं है, फार्मूला कैसे आ रहे हैं आप देख भी रहे हैं। और इसके बाद एक फार्मूला और भी है, उसको हम जो है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 16 ग्राम He। और दूसरा क्या है? 16 UHe। तो 16 ग्राम He मतलब ये हीलियम है। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको मोल बनाएंगे। तो मोल इक्वल टू क्या होगा? गिवन वेट, और इसका एटॉमिक वेट क्या होता है? 4 होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 मोल आ जाएगा। और एटम पूछ रहा है, तो 1 मोल में N एटम होते हैं। N क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो 4 मोल में क्या होंगे? आप 4 टाइम्स ऑफ N कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान है। तो आप देख रहे हैं, मोल से एटम की तरफ जाने के लिए आप एवोगैड्रो से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब जब एटम से मोल की तरफ आएंगे तो एवोगैड्रो से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो एवोगैड्रो से डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा। तो मोल से एटम की तरफ जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, और एटम से मोल की तरफ आने के लिए आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे Na से। तो ये बहुत सिंपली आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 16 He दिया है, इसमें कितने एटम होंगे? तो आप जानते हैं हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है 14 U होता है। तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 हीलियम एटम है अगर आपके पास, तो उसका जो मास है वो 4 U होता है, आप जान रहे हैं। और ये कितना दिया है? 16 U दिया है। तो 4 U में कितने एटम है? 1। तो 16 में कितने होंगे? तो 16 में आप कितने होंगे आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 16/4। तो यहाँ 4 एटम होंगे, 4 एटम होंगे।
दूसरे आंसर तो आप देखिए बहुत आसान है, 4 एटम नहीं 4 यूनिफाइड जो मास है वो 1 हीलियम एटम का मास है, तो 16 यूनिफाइड में कितने एटम होंगे आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU ऑफ HNO3। तो यहाँ एटॉमिक मास यूनिट है, आप यहाँ सीधे U भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 126 U ऑफ HNO3, तो 126 U ऑफ HNO3, इसके अंदर आपको ऑक्सीजन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है। क्या बताना है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप HNO3 का मॉलिक्यूलर मास पता करिए। तो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 टाइम्स करेंगे तो 16 इंटू 3 टाइम्स, यहाँ 1 ये और ये 48 आ जाएगा। तो ये 63 हुआ आ गया। अब आप देख रहे हैं कि एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल है HNO3 का, उसका जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो 63 U आ रहा है, और आपके पास HNO3 का जो टोटल मास है वो कितना है 126 है। तो आप कर क्या सकते हैं, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं तो आप बता सकते हैं कि 126 में 63 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि कितने HNO3 मॉलिक्यूल हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 में आप देखिए 126 ये टोटल है और ये 63 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स आ गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 आ रहा है। अब आप देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 मिल गया है। अब एक HNO3 की कंडीशन आप देखिए, हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन एटम उतना है, नाइट्रोजन भी कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो कितने ऑक्सीजन है 3 है। तो अगर ये 2 होगा तो फिर कितने हो जाएंगे, अगर 2 HNO3 है तो H N ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हैं एक HNO3 में ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं, तो 2 HNO3 में ऑक्सीजन कितने होंगे 3 इंटू 2 तो 6 जो होगा 6 एटम होंगे। पूछा क्या है, मोल पूछा है, तो उसके बाद मोल आप निकाल लीजिएगा। मोल इक्वल टू, तो एटम टोटल कितने हैं 6 एटम है और एवोगैड्रो से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये मोल आ जाएगा। तो मोल ऑफ ये ऑक्सीजन एटम इन HNO3। तो इस तरीके से बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारे पास 36 ग्राम ग्लूकोज है, उसमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ आइटम। दूसरा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच। तो सबका अलग अलग भी निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है और टोटल आइटम भी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या दिया है, गिवन वेट। तो गिवन वेट के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मोल बनाना होगा। तो मोल के लिए 36 और ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। और इसका मॉलिक्यूलर मास याद रखिएगा, इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, 180 होता है। तो 180 से आप डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे, ये 2 आ जाएगा, तो ये 0.2 मोल आ गया। अब डायरेक्ट आप ऐसे लिखेंगे कार्बन नहीं C6H12O6, और ऐसे लिखने के बाद आप जितने भी कुछ हैं करना नहीं है। कार्बन के पास कितने एटम है, 6 एटम है। हाइड्रोजन के पास कितने एटम है, 12 एटम है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 एटम है। ये तो एक मॉलिक्यूल की कंडीशन की बात बता रहा है। अगर बाई चांस एक मॉलिक्यूल ना होता, 1 मोल होते, तो अगर ये 1 मोल होता तो फिर आप क्या करते, इमेजिन करिए 1 मोल होता, 1 मोल ऑफ C6H12O6 होते, तो कार्बन कितने होते, 6 मोल्स। हाइड्रोजन कितने होते, 12 मोल। ऑक्सीजन कितना होता, 6 मोल्स होते। ये 1 मोल की बात है। 1 मोल में आप देख रहे हैं 6 मोल कार्बन एटम है, 1 मोल में 12 मोल्स हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल में 6 मोल ऑक्सीजन एटम है। लेकिन आपके पास कितना दिया हुआ है, 0.2। तो अगर 0.2 आपके पास दिया है तो सिंपली आराम से आप कर सकते हैं, C6H12O6 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आप देख रहे हैं एक में कितना है, 6 है, एक में 12 है, एक में 6 है, और ये गिवन कितना है, ये 0.2 मोल है, 0.2 मोल है। अब अगर 0.2 मोल C6H12O6 है तो एक की कंडीशन ये है, तो 0.2 का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 × 0.2, यहाँ क्या करेंगे 12 × 0.2, और यहाँ क्या करेंगे 6 × 0.2। तो यहाँ जो आएगा 1.2 मोल्स आएगा, ये 2.4 मोल्स आएगा, ये 1.2 मोल्स आएगा। इस तरीके से आप याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम ऐड कर दीजिएगा, ये आंसर बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पूछा है तो उसको भी बता रहे हैं, और नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एटम में बस आप कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, ये तो हम इसको देखते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पूछा है ये देखते हैं। अगर आपके पास 1 मोल C6H12O6 है तो आपके पास टोटल मॉलिक्यूल कितने होंगे, वो Na होंगे, Na मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होगा। लेकिन आपके पास दिया कितना है, 0.2 मोल्स ऑफ C6
तो इसमें कितने होंगे, एक में कितने हैं, Na है, तो 0.2 में कितना होगा, 0.2 टाइम्स ऑफ Na मोल्स, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 1 मोल CC/12 में Na मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होगा, Na मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो 0.2 मोल्स ऑफ CC/12 वो 6 में कितना होगा, तो इसी का आप मल्टीप्लाई करेंगे Na में, तो 0.2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं आप निकाल सकते हैं। तो ये आपने देखा कि नंबर ऑफ़ आइटम्स वगैरह आप निकाल कैसे रहे मॉलिक्यूल के अंदर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करना है और भी सारी चीज़ें। तो आज बस इतना ही, थैंक्स।